गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम कुछ नई कहानियां लेकर आए हैं जो कि शिक्षादायक हैं, तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं और आप खुद बच्चे हैं तो ज़रूर सुनाएं। तो आप लोग लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है बुरे काम का बुरा नतीजा। तो कहानी शुरू होती है। हर बार पड़ने वाली ठंड से इस बार की ठंड कहीं ज्यादा थी। पूरे ढोलकपुर जंगल में ठंड से परेशान सारे जानवर, गज्जू हाथी, कुकू कोयल, ब्लैक कौवा पड़ने वाली ठंड इस बार कुछ ज्यादा ही थी। ब्लैक कौवा, चिंटू गधा, मोंटी बंदर और चंपा लोमड़ी सब के सब एक बढ़िया गरम घर बनाने में लगे थे। और फिर एक दिन चिंटू खरगोश का घर बनकर तैयार हो जाता है। वो उसमें खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन चंपा लोमड़ी वहां आती है और वह बहुत दुखी होकर चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू खरगोश, तुम बहुत समझदार निकले। ठंड से बचने के लिए तुमने कितना बढ़िया घर बना लिया है। अब क्या बताऊं चिंटू खरगोश, ठंड इतनी पड़ रही है कि मुझसे अब तो चाहकर भी घर नहीं बनाया जा रहा। और बोल रही है कि घर तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या चिंटू खरगोश, कुछ दिन के लिए तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो। वो बोलती है, क्या तुम मेरे को अपने घर पे रख लोगे? तो मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना बना कर दूंगी और बढ़िया से तुम्हें खिलाऊंगी, ऐसा बोलती है। चिंटू खरगोश उसकी बात मान जाता है और उसे अपने साथ अपने घर में रहने के लिए जगह दे देता है। ठीक है। पहले तो चंपा लोमड़ी कुछ दिन उसके घर में अच्छे से रहती है। फिर उसे एक चालाकी आती है। उसे क्या चालाकी आती है? वो सोचती है, क्यों ना चिंटू खरगोश को यहाँ से निकाल देती हूँ। इतनी ठंड में उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। इतनी ठंड है और उसके लिए भी खाना बनाना पड़ता है। वह यही सोचते सोचते चंपा लोमड़ी चिंटू खरगोश को उसके घर से ही निकाल देती है। उसके घर से उसको निकाल देती है। चिंटू खरगोश उसको खूब मनाता है कि भाई मुझे मत निकालो। अरे चंपा, इतनी ठंड में मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा। लेकिन फिर भी चंपा उसकी बात नहीं मानती। दुखी होकर चिंटू खरगोश को अपने घर से निकलना पड़ता है। बेचारे को अपने घर से निकल जाना पड़ता है। तभी चिंटू खरगोश मोंटी बंदर के पास जाता है और उसे चंपा के बारे में सब कुछ बतलाता है। वो बतलाता है कि चंपा ने मेरे साथ क्या क्या किया, मेरे को मेरे ही घर से निकाल दिया उसने। और उससे कहता है कि वो उसके साथ चले और चंपा को घर से बाहर निकाले। अपना जो बंदर है, मोंटी बंदर, उसको ले जाता है और बोलता है कि चलो भाई, तुम मेरी मदद करो और जो लोमड़ी है उसको घर से निकालने में मेरी हेल्प करो। तो फिर चिंटू खरगोश को लेकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी के पास जाता है। दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और चंपा लोमड़ी के पास जाते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए उसे बाहर निकलने को कहते हैं। तभी चंपा लोमड़ी मोंटी बंदर को धीरे से अपने पास बुलाती है और उसके कान में कहती है, वो पास में बुलाती है और उसके कान में कुछ कुछ कहने लगती है कि सुनो जरा, मैं कुछ कह रही हूँ। अरे मोंटी बंदर, तुम यहाँ रह सकते हो। इतना गर्म घर देखकर मोंटी बंदर चंपा लोमड़ी की बात मान जाता है। चंपा लोमड़ी की बात मान जाता है और उसके घर में रहने लगता है। फिर दोनों मिलकर चिंटू खरगोश को फिर बाहर निकाल देते हैं। अरे बाप रे, इस बार तो चिंटू खरगोश को बाहर निकाल देते हैं और जो अपना बंदर है, मोंटी बंदर और लोमड़ी, दोनों साथ में रहने लगते हैं। अब चिंटू खरगोश ब्लैकी कौवे के पास जाता है। उसे पूरी बात बताता है, जो हुआ कि भाई पहले तो लोमड़ी ने मेरा घर रख लिया, अब फिर मैं बंदर के पास गया तो बंदर ने भी मेरे को निकाल दिया और बंदर और लोमड़ी रहने लगे। ठीक है। तो मोंटी बंदर की तरह ब्लैक कौवा भी चंपा लोमड़ी के पास जाता है और चिंटू खरगोश को उसके ही घर से निकालने के लिए गुस्सा करने लगता है। वो गुस्सा करने लगता है कि भाई इसका ही घर है और तुमने इसको ही निकाल दिया है, ये तो गंदी बात है। तो फिर क्या होता है, अब आगे क्या करते हैं वो देखते हैं अपन। फिर चंपा लोमड़ी ब्लैकी कौवे को भी अपने साथ रहने के लिए कहती है। वो बोलती है कि तुम, इतनी ठंड है, तुम मेरे साथ रह जाओ, इसको छोड़ो। मोंटी बंदर के साथ साथ अब ब्लैकी कौवा भी
उन लोगों के साथ रहने लगता है। अब ये तीनों लोग रहने लगते हैं उसके घर पे। ये सब देखकर चिंकू खरगोश को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैं क्या करूं, इन लोगों ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया है। अब चिंकू खरगोश मोंटी बंदर के साथ साथ अब वो भी रहने लगता है। ये सब देख के चिंकू खरगोश तो घबरा जाता है। जिसको भी लेकर आ रहा था वो सब चंपा के साथ उसी के घर में रहने लगते हैं। वो जिसके पास जाता है चंपा जो लोमड़ी है वो मनाती है और लोग मान जाते हैं और खरगोश के घर पे बनाए हुए घर पे वो रहने लगते हैं। तभी चिंकू खरगोश को गज्जू हाथी का ख्याल आ जाता है। उसको ख्याल आता है कि एक तो गज्जू हाथी है, क्योंकि पूरे ढोलकपुर जंगल में अगर कोई समझदार है तो वो गज्जू हाथी है। उसके अलावा सारे लोग बेवकूफ़ हैं और सारे लोग चालाक हैं जो अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं। बस यही सोचते हुए चिंकू खरगोश ठंड में कांपते कांपते हुए गज्जू हाथी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताता है। पर अंदर ही अंदर चिंकू खरगोश डरता भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोंटी बंदर और ब्लैकी कौवे की तरह लोमड़ी इसको भी अपनी बातों में रह ले और अपने साथ रहने के लिए बोलने लगे। अब ये हो सकता है कि भाई ये जो हाथी है वो उससे भी डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथी भी चंपा लोमड़ी के साथ खरगोश के घर में रहने लगे और इसको बेचारे को कुछ ना मिले, तो डरते हुए जाता है। लेकिन फिर भी वो जाता है। चिंकू खरगोश गज्जू हाथी के बारे में ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसे चंपा लोमड़ी की आवाज सुनाई देती है। उसको जोर से खरगोश की चंपा लोमड़ी की आवाज आती है। अरे गज्जू दादा, आओ आओ, इन सब की तरह तुम भी अब इस घर में रह सकते हो। वो बोलती है ये सब लोग तो इस घर पे रह ही रहे हैं, तुम भी इस घर पे रह लो। और हाँ, मैंने आज गाजर का हलवा बनाया है। वो उसके लिए गाजर का हलवा बनाती है और बोलती है आज मैंने गाजर का हलवा बनाया है, चलिए अंदर अभी आपको खिलाती हूँ, आप अंदर चलो मैं आपको खिलाती हूँ। और फिर जैसे ही गज्जू हाथी चिंकू खरगोश के घर के अंदर जाता है उसका घर टूट जाता है। जैसे ही हाथी दादा घर के अंदर जाते हैं, हाथी तो बहुत बड़े होते हैं, तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो गज्जू दादा के जाने से घर टूट जाता है। सभी टूटे घर से तुरंत बाहर निकलते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे गज्जू दादा, ये क्या किया तुमने ये क्या किया? गज्जू दादा ने तो घर तोड़ दिया। इतनी ठंड में हम कहाँ रहेंगे? अब इतनी ठंड में हम कहाँ रहेंगे? इतना गर्म घर क्यों तोड़ा आपने? इतना गर्म घर और क्यों तोड़ दिया? तभी गज्जू हाथी उसे कहते हैं, क्यों, ठंड क्या सिर्फ तुम्हारे लिए है? ठंड क्या सिर्फ तुम्हें लग रही है, बाकी उन लोग को ठंड नहीं लग रहा है? चिंटू खरगोश के लिए तुम सब ने एक बार भी चिंकू के बारे में नहीं सोचा। वो बोलता है कि चिंकू खरगोश के लिए जो ठंड नहीं पड़ रही क्या? और चिंकू खरगोश के बारे में तो तुमने एक बार भी नहीं सोचा, उसे घर से निकाल दिया। तो फिर अपन आगे देखते हैं। तुम सब ने उसको घर से निकाल दिया, उसके बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं। चलो चिंकू खरगोश, जब तक तुम अपना नया घर नहीं बना लेते तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, ऐसा गज्जू हाथी बोलते हैं। और हाँ चिंकू खरगोश, एक बात और ध्यान रखना, अब से किसी की बात में आने से पहले अच्छा बुरा जरूर सोच लेना, समझे? वो बोलते हैं आप किसी की भी बात में आओ, जैसे वो चंपा लोमड़ी की बात में आ गए थे, तो किसी भी की भी बात में आने से पहले और सोच लो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। किसी के भी साथ बुरा नहीं करना चाहिए और सोच समझ के ही अपना डिसीजन, अपना निर्णय लेना चाहिए। चलो अब हमारी दूसरी कहानी है गाइस, चिंकू कछुआ की उसकी बहन से हुई लड़ाई। चिंकू खरगोश की जो है, खरगोश नहीं कछुआ, चिंकू कछुए की उसकी बहन से लड़ाई हो जाती है। तो फिर से गांव का नाम ढोलकपुर रहता है। एक बार ढोलकपुर जंगल में चिंकू कछुआ उदास होकर बैठा हुआ था। वो उदास था और बैठ गया था। तभी वहां से गज्जू हाथी आया और उसे कींचू कछुए से पूछा, और उसने कींचू कछुआ से बोला कि कछुआ कछुआ तुम्हें क्या हुआ?
तुम यहाँ अकेले उदास होकर क्यों बैठे हो? गज्जू हाथी को देखकर किंचू कछुआ बोलता है, अरे गज्जू दादा, क्या बताऊं, बहुत ही दुखी हूं मैं तो। और दुखी क्यों हूं? क्योंकि हर समय मुझे मेरी माँ डांट अब बोलता है, मुझे हमेशा मेरी माँ से डांट पड़ती रहती है। आप तो मेरी छोटी बहन किंची को जानते ही हो, हर समय लड़ती रहती है। वो बोलता है कि मेरी जो छोटी बहन है वो तो हमेशा लड़ते रहती है और मैं इस बात से बहुत दुखी हूं। ठीक है, तो अब क्या होता है, पहले तो मेरा सामान ले लेती है, उसके बाद मुझे मेरे सामान के साथ खेलने नहीं देती है। वह उसका ही सामान ले लेती है और उसे ही नहीं खेलने देती। ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा गज्जू भाई बोलते हैं। अगर मैं ज़्यादा देर टीवी देख लूँ तो सीधे जाकर माँ को शिकायत कर देती है। बोलती है कि माँ भैया देखो, किंचू भैया टीवी देख रहे हैं। माँ भी उसी की बात मानती है और टीवी बंद करके मुझे पढ़ने के लिए बोलने लगती है। माँ आज जब उसने मेरा फिर से सामान ले लिया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। अब जैसे ही थप्पड़ मारा तो फिर बस क्या करूं चिंकू भाई, अब मैं समझ गया कि भाई तुम किंचू भाई गज्जू भाई समझ जाते हैं कि भाई गज्जू हाथी भाई समझ जाते हैं कि कछुआ इतना दुखी क्यों है। फिर तुमने अपनी बहन को मारा, इस वजह से तुम्हें अपनी माँ से मार पड़ गई और तुम अब यहाँ। हाँ तो किंचू कछुए, मैं तो तुम्हें यही बोलता हूँ कि तुम बड़े हो, समझदार हो, तुम्हें अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना किंचू कछुए, चाहे हम जितना भी लड़ लें, अपने भाई बहन से लेकर हमारी मुश्किल समय में सबसे पहले यही हमें बचाते हैं। वो बोलता है कि हमारी कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन हमारा जब मुश्किल समय आता है तो हमें हमारे भाई बहन ही बचाते हैं। तो आप जो है इतना मत करो, है ना। फिर इतना कहकर गज्जू हाथी वहाँ से चला जाता है। वो अपने चिंकू कछुए को समझाता है और बोलता है कि आप अपना ध्यान रखो और इतना सैड मत हो। फिर इधर उधर किंचू कछुआ अपना मुंह फुलाने लगता है और घर की तरफ निकल जाता है। वो अपने घर चला जाता है। तभी सामने से आ रही चंपा लोमड़ी किंचू कछुए को खाने के लिए दौड़ाती है। चंपा लोमड़ी वहां से आती है और जोर से दौड़ने लगती है और कछुए को खाने के लिए जाती है। लेकिन किंचू कछुआ उसे देख नहीं पाता, क्योंकि वो तो गुस्से में अपने घर जा रहा था। वो तो गुस्से में था और मम्मी के बारे में सोच रहा था, मम्मी और दीदी के बारे में। तो वो देखता नहीं है और दौड़ता भी नहीं है। तभी पीछे से लोमड़ी आ रही होती है। लेकिन तभी किंचू कछुए की बहन वहां पहुंच जाती है। तभी उसकी बहन आ जाती है कि अरे भाई, मेरे भैया के ऊपर तो लोमड़ी हमला कर रही है। तो वो फटाक से वहां पर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, भाई भाई जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो, ऐसा बोलने लगती है। देखो तुम्हारे सामने चंपा लोमड़ी आ रही है तुम्हें पकड़ने। फिर जैसे ही वो अपनी छोटी बहन की बात सुनता है, अपनी छोटी बहन की आवाज़ सुन के चिंकू जल्दी जल्दी वहां से भागने लगता है और लोमड़ी को भी वो देख लेता है और फिर एक पेड़ के अंदर जाकर छिप जाता है। एक पेड़ देखता है और उसके अंदर जाकर छिप जाता है। जब बहुत देर हो जाती है और किंचू कछुआ पेड़ से बाहर नहीं आता तो चंपा लोमड़ी वहां से चली जाती है। बहुत टाइम हो गया और कछुए भाई बाहर ही नहीं आते हैं। तो अपनी चंपा लोमड़ी सोचती है कि चलो भाई यहाँ से चले जाते हैं। चंपा लोमड़ी के जाते ही कछुआ वहां से निकलता है और सीधे अपने घर पहुंचता है, अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी छोटी बहन को गले से लगा लेता है। कछुआ भाई क्या करता है, अपनी छोटी बहन को गले से लगा लेता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो बहना, आज तुमने मुझे बचा लिया। गज्जू हाथी ने बिल्कुल सही कहा था कि जब भी मुसीबत आए तो अपने घर वाले ही सबसे पहले आते हैं। मुसीबत के समय हमारे अपने ही बचाते हैं। आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी तुमसे नहीं लड़ूंगा और तुमको खूब प्यार से रखूंगा। किंचू कछुए की बात सुनकर उसकी बहन कहती है, अच्छा तो फिर तुम्हारा सबसे प्यारा खिलौना मैं ले सकती हूँ क्या? वो बोलती, मैं आपका पूरा प्यारा खिलौना ले लूँ क्या? इसके बाद दोनों भाई बहन अच्छे से
रहने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और अच्छे से खुश से रहने लगते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें आपस में कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, अपने भाई बहनों से हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पे हमारी एक स्टोरी खत्म हो जाती है। अब हम तीसरी स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए हम दूसरी स्टोरी पढ़ते हैं। माँ की डांट। बेस्ट मोरल स्टोरी। ढोलकपुर जंगल में रुस्तम शेर का नाम है रुस्तम, अपने दोस्तों और दोनों बच्चों चिंका और मींका, शेर के बच्चों का नाम है चिंका और मींका, को बहुत देर तक समझाने में लगा रहता है। वो बताता रहता है क्या करना है क्या नहीं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, चिंका और मींका माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। हाँ, और आप लोग भी याद रखना, माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। माँ जो बोलती है तुम्हारे भले के लिए बोलती है। माँ की बातों को माना करो मेरे लाल चीका और मींका। इसमें चिंका लाल रहता है और मींका पीला रहता है। रुस्तम शेर के समझाने पर चिंका पहले बोलता है नहीं, मुझे नहीं माननी। चिंका बोलता है मैं तो नहीं मानूंगा बात। जब देखो तब माँ कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है और सारे बच्चे आजकल यही बोलते हैं। चिंका अपने पापा रुस्तम शेर को बता ही रहा था कि झट से मींका बोलता है हाँ हाँ पापा, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। माँ के पास हमें डांटने के अलावा और कोई काम नहीं रहता। खाना देर से खाओ तो डांट, टीवी ज़्यादा देखो तो डांट, पढ़ाई ना करो तो डांट, खिलौने तोड़ दो तो डांट, डांट और सिर्फ डांट। मम्मी की शिकायत वो पापा से करने लगता है कि पापा मम्मी तो हमेशा हमें डांटते ही रहती हैं। अब हम गुस्सा हैं और किसी से बात नहीं करेंगे, ना खेलेंगे और ना ही पढ़ेंगे। ऐसा शेर के बच्चों चिंका मिंका ने पापा से बोल दिया कि ना हम पढ़ेंगे और ना ही खाएंगे पिएंगे। दोनों की बात सुनकर रुस्तम शेर बोलता है ठीक है, तुम्हें किसी से बात नहीं करनी तो मत करो। अच्छा ये बताओ तुम सब को गज्जू हाथी कैसा लगता है। वो बोलता है आप लोगों को गज्जू हाथी जो है वो कैसा लगता है। तभी चिंकू बोलता है कौन, अपने गज्जू दादा। वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार भी। उनसे बात करना और उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। जो शेर का बच्चा है वो बोलता है गज्जू हाथी दादा तो बहुत अच्छे हैं और हाँ वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा हैं। झट से मींका बोलता है। तभी रुस्तम शेर फिर बोलता है अच्छा मोंटी बंदर कैसा लगता है। ओके, मोंटी बंदर वो तो बहुत शैतान हैं। बोलते हैं वो तो बहुत शैतान बंदर हैं, जब देखो तब सबको परेशान करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा बंदर जो है रास्ते में चलते कुत्तों को मार देते हैं और बाकी जानवरों को भी बंदर परेशान करते हैं। एक दिन मैं बैठकर जूस पी रहा था और वो चुपके से पीछे से आए और मेरा जूस ले गए, जैसा हमेशा बंदर करते हैं। हाँ हाँ पापा, मेरे साथ भी मोंटी बंदर ने ऐसा ही किया था। ऐसा झिंका बोलता है। आप जो एक बार दूसरे जंगल गए थे ना, जब आप दूसरे जंगल गए थे ना घूमने और वहाँ से मेरे लिए बढ़िया सा चश्मा लेकर आए थे, वो चश्मा भी मोंटी बंदर ने ले लिया था। वो शिकायत करते हैं कि मोंटी बंदर ने हमारा चश्मा भी ले लिया था, बहुत खराब है मोंटी बंदर। फिर दोनों एक साथ बोलते हैं कि जो मोंटी बंदर है वो बहुत खराब है। फिर क्या होता है, रुस्तम शेर की यह बात सुन के दोनों चिंका और मिंका ध्यान से सुन ही रहे थे कि तभी रूपा शेरनी वहां आती है गर्मा गर्म रसगुल्ले लेकर। और जो रुस्तम शेर की ये बात दोनों चिंका और मिंका ध्यान से सुन रहे थे, तभी जो है अपनी गर्मा गर्म रसगुल्ले लेकर रूपा शेरनी आ जाती है। दोनों बच्चों झट से फटाक से उठते हैं और माँ के गले लगते हैं। माँ के गले लगते हैं और बोलते हैं माँ हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था कि मोंटी बंदर की तरह आज से
हम दोनों आपकी सारी बात मानेंगे। वो बोलते हैं हमको जो है मोंटी बंदर हैं, उन मोंटी बंदर की तरह नहीं बनना है गंदे बच्चे, हमको अच्छे बच्चे बनना है। तो आज से हम आपकी बात मानेंगे। फिर रूपा शेरनी दोनों बच्चों को खूब प्यार करती है और फिर सब मिलकर गरम गरम रसगुल्ले खाने लगते हैं। फिर अब यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे मम्मी की बात मानने लगे। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर कभी भी आपके बड़े आपको समझाकर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात मानना चाहिए, क्योंकि बड़े हमेशा हमारी भलाई के लिए ऐसा करते हैं और ताकि हम अच्छे बन सकें और दुनिया में अच्छा नाम कमा सकें। इसलिए हमसे जो हमारे बड़े हैं वो हमको उनकी बात मानना चाहिए और वो हमारी फिक्र करते हैं। चलिए अब हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, घमंडी सांप और चींटी। एक बार ढोलकपुर जंगल में शीरू नाम का एक सांप रहता था। शीरू सांप बहुत छोटा और दुबला पतला था। उसके दोस्त उसे हवा हवा चिढ़ाते थे, बोलते थे हवा हवा तुम हवा में उड़ जाओगे। ऐसा उसके जो दोस्त लोग हैं वो चिढ़ाते थे, सांप के दोस्त लोग। दोस्तों का चिढ़ाना शीरू को खराब लगता था, उसको बहुत बुरा लगता था कि भाई उसके जो दोस्त लोग हैं वो उसको चिढ़ाते हैं, लेकिन वो उनका कुछ कर नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि बेचारा खुद तो दुबला पतला था। और तभी शीरू ने अपने मन में ठान लिया कि वो खूब खाएगा, बहुत खाएगा और तब तक खाता रहेगा जब तक वो मोटा तगड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो खाएगा। बस यही सोचकर शीरू खाना खाना शुरू करता है और उसे खाने में जो भी मिलता है वो बिल्कुल किसी ना नुकुर करे उसे खा लेता है। जो भी उसको खाने को मिलता है वो फटाफट खाने लगता है, कोई भी बहाना नहीं बनाता है। अब शीरू को खाना इतना पसंद आने लगता है कि वह अब जिसके पास भी खाना देखता है उसे डराकर उसका खाना खाने लगता है और खुशी खुशी बढ़िया खाता है। अब वो जिसको भी देखता है, जो भी खाना खा रहा है तो उसका खाना छीन लेता है और खुद खाने लगता है। इसी तरह से खूब खाना खा खाकर अब शीरू धीरे धीरे मोटा होने लगा। अब शीरू जब भी अपने दोस्तों के पास जाता है तब उसके दोस्त उसे देखकर वहां से जोर से भागते हैं। क्यों? क्योंकि अब शीरू मोटा हो गया और अब उनको ढुशुम पिटाई करेगा। अब उसके दोस्त को शीरू से डर लगने लगा था, क्योंकि एक दिन जब शीरू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तब खेल खेल में शीरू को अपने ही दोस्त से लड़ाई हुई। फिर शीरू सांप ने उन्हें ऐसा डराया कि कोई भी उसके आसपास भी नहीं दिखता। खेल खेल में लड़ाई हो गई और अपने जो शीरू सांप है उन्होंने अपने दोस्त को मार दिया जोर से। तो अब से सारे दोस्त लोग हैं वो डरते हैं। ये सब देखकर शीरू को बहुत खुशी हुई, उसको मजा आ जाता है कि सब लोग मुझसे डर रहे हैं और पहले ये लोग मुझे डराते थे। वो अब खुद को बहुत ताकतवर समझने लगता है। अब शीरू इस बात का फायदा उठाने लगा। वो अब जिसके पास भी खाना देखता तो उसको अपनी ताकत से डराता और उससे खाना ले लेता। जब भी किसी के पास खाना देखता तो वो उसको डराता है कि मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा और उसका जो है खाना छीन लेता है। इस तरह से दूसरों पर अपनी ताकत का डर दिखा दिखाकर और उनका खाना खा खाकर अब शीरू हो गया था बहुत मोटा। अब जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है, इतना मोटा कि अब वो अपने घर के अंदर भी नहीं जा पा रहा था। वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया कि अपने घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन घर के अंदर घुस नहीं पाता है। फिर शीरू ने सोचा क्यों ना नया घर बनाया जाए, लेकिन इतनी मेहनत करे कौन। अब तो पूरे ढोलकपुर के जानवर मुझसे डरते हैं, सारे जानवर मुझसे डरते हैं, तो मैं क्यों मेहनत करूं। चलो उन्हीं से मैं किसी को डरा कर अपना घर बना लेता हूं। फिर वो सोचता है कि मैं क्यों घर बनाऊं, मैं किसी को डरा के उसका ही घर ले लेता हूं। और फिर ये सोचते हुए शीरू नए घर की तलाश के लिए निकल जाता है।
फिर क्या होता है? सबसे पहले वह मोंटी बंदर के घर जाता है। मोंटी बंदर शीरू सांप को अपने सामने देखकर डर जाता है और डरते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ शीरू भाई, यहाँ क्यों आए हो? तभी शीरू बोलता है, तुम जाओ यहाँ से, आज से यह घर मेरा है, अब मैं इसमें रहूंगा। शीरू की बात सुनकर मोंटी बंदर तुरंत अपना सामान लेता है और कहता है, अरे शीरू भाई, आज से ये आपका ही घर है। ऐसा कहते हुए वह वहां से निकल जाता है और खुद से मोंटी बंदर कहता है, भैया कौन ही उलझे इससे, जान बची तो लाखों पाए। मतलब कि इससे लड़ूंगा तो मेरे को ही मार देगा ये, इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और जान बची तो लाखों पाए बोलता है। जाता हूँ और बढ़िया से घर बनाता हूँ। इधर शीरू मोंटी के घर आ जाता है। आ जाते ही तुरंत बाहर निकलते हुए बोलता है, अरे मोंटी बंदर, घर है तो बड़ा, लेकिन खाने का कुछ भी नहीं है इसमें पड़ा। शीरू बोलता है, घर तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर शीरू कोई दूसरा घर देखने लगता है। तभी उसे सोना चींटी का घर दिखाई देता है। शेरू देखता है कि उसके घर के अंदर, मोंटी बंदर के घर के अंदर कुछ खाने को नहीं है, तो वो दूसरा घर निकलता है ढूंढने के लिए और चींटी का घर दिखता है, सोना चींटी। फिर जो है शेरू सांप उसके घर जाता है, चींटी के घर, और उससे कहता है कि बाहर निकलो, अब से यह घर मैं रहूंगा। लेकिन सोना चींटी मोंटी बंदर की तरह उससे डरती नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं डरती। अपने सभी साथियों को बुलाती है और शीरू से कहती है कि यह घर मेरा है। अगर तुम मेरे घर आए हो तो सब तुम्हें काट लेंगे। अगर तुम मेरे घर के अंदर आए तो हम सब मिलके तुम्हें काट लेंगे। खूब सारी चींटियों को अपने सामने देखकर शीरू बहुत डर जाता है। शीरू को डर लगता है कि अगर ये सब लोगों ने मुझे काट लिया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। उसे लगता है कि कहीं सब चींटियां मिलकर उसे काट ना लें। ये सब देखते हुए वो सोना चींटी से कहता है कि अच्छा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा घर, मैं कहीं और अपना घर बना लूंगा। और ऐसा कहते ही शीरू सांप जोर से वहां से भाग जाता है। इधर सोना चींटी की भी सभी मिलकर खूब तारीफ करते हैं। जितनी भी बाकी की चींटियां रहती हैं, सोना चींटी की मिलकर तारीफ करती हैं। इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा सब मिलकर रहना चाहिए। सारी चींटियां मिलकर रहीं, इसलिए वो सब बच गईं, वरना मोंटी की तरह उनको भी घर से निकलना पड़ता। हमारी ये कहानी यहाँ खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे दूसरी कहानी। अब हमारी दूसरी कहानी है अपना अपना काम। तो हमारी दूसरी कहानी है, ठंड का मौसम आया, बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दांतों को कटाने वाली इस ठंड को ढोलकपुर जंगल में सब परेशान थे। ढोलकपुर से जितने भी जानवर थे वो सब परेशान थे इस ठंड से। और इस ठंड को देखते हुए मोंटी बंदर, चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी तीनों ने एक साथ मिलकर एक घर में रहने को तैयार हुए। ये सब लोग अब एक ही घर पे रहेंगे, ठीक है। साथ ही यह फैसला भी कर लिया कि खाना चंपा बनाएगी, गज्जू हाथी घर के बाकी के काम करेगा, मोंटी बंदर बाहर से खाने का सामान लेकर आएगा, पानी वगैरह लेकर आएगा। अब जैसा उन तीनों के बीच तय हुआ था, उसी के हिसाब से सभी मिलकर काम करने लगे और खुशी खुशी साथ रहकर ठंड का मजा उठाने लगे। बढ़िया ठंड का मजा उठा रहे हैं और सभी मिलकर काम भी कर रहे हैं। समय से पहले
गज्जू हाथी घर का पूरा काम खत्म कर देता है। मोंटी बंदर शाम होने से पहले ही खाने पीने का सामान बाजार से ले आता है और चंपा लोमड़ी बहुत प्यार से स्वादिष्ट खाना बनाकर सबके लिए पहले से ही तैयार करके रखती है। बंदर जो है पहले से ही इस घर में सामान ले आता है, हाथी घर का काम पहले ही कर देता है और लोमड़ी शाम होने के पहले ही सबके लिए खाना बना के रख देती है। इस तरह से तीनों दोस्त अपने आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन इधर इन तीनों को इतने अच्छे से ठंड बिताते हुए देखकर ब्लैकी कौवे को बहुत ख़राब लगता है। ब्लैकी कौवे को बहुत ख़राब लगता है कि लोग तो बढ़िया तीनों मिलके अच्छे से ठंड का मज़ा ले रहे हैं और मैं यहाँ पे अकेला हूँ। फिर वो अपने मन में सोच ही रहा था कि वो एक इतनी ठंड में बिल्कुल अकेला है। सब लोग इन लोग साथ में मज़े से रह रहे हैं और वो जो है बेचारा अकेला रह रहा है, बिल्कुल भी अकेला है। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है और दूसरी तरफ ये तीनों कितने मज़े से रह रहे हैं, उसको ख़राब लगता है। तभी ब्लैकी कौवा सोचता है कि इन तीनों को अलग अलग कर दिया जाए और तभी ब्लैकी कौवा को मोंटी बंदर के पास आते हुए दिखाई देता है। ब्लैकी कौवा मोंटी बंदर के पास आते हुए दिखाई देता है। वो मोंटी बंदर से कहता है कि अरे मोंटी बंदर, इतनी ठंड में तुम कहाँ सामान लेने जा रहे हो? चंपा लोमड़ी और गज्जू हाथी को देखो, वो दोनों तो बाहर निकलते ही नहीं हैं और तुम बाहर निकलते हो इतनी ठंड में। तुमको उन लोगों ने नौकर समझ रखा है कि तुम तो ये लोगों के नौकर है क्या जो जाओगे? क्या तुम उनके नौकर हो? बल्कि कौवे की बात सुनकर मोंटी बंदर को बहुत गुस्सा आता है। उसको गुस्सा आता है और वो सीधा चंपा लोमड़ी के पास जाता है और उससे कहता है कि अब से बाहर जाने का काम नहीं करेगा बंदर। वो इस घर का नौकर नहीं है जो ठंड में बाहर जाएगा। चंपा लोमड़ी उसे समझाती है कि यहाँ सब एक बराबर हैं, ऐसा नहीं है कि तुम नौकर हो। फिर भी जब मोंटी बंदर उसकी बात नहीं मानता है तो चंपा लोमड़ी उसे घर से मैं खाना बनाने का काम करने देती है। चंपा लोमड़ी बोलती चलो खाना अब से तुम बनाओगे और मैं खुद बाहर जाकर सामान लेकर आऊँगी। फिर जैसे ही मोंटी बंदर सब्जी काटता है उसे चाकू से उसकी उंगली कट जाती है। फिर किसी तरह से खुद को संभालते हुए खाना गैस पर रखता है और जैसे ही खाना गैस पर रखता है उसका हाथ जल जाता है। फिर मोंटी बंदर का जैसे ही हाथ जल जाता है, मोंटी बंदर के साथ ये सब होने पर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, उसको रोना आ जाता है। जिसे सुनकर गज्जू हाथी चंपा लोमड़ी पहुंच जाते हैं और देखते ही सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और मोंटी बंदर अपना हाथ पकड़कर रो रहा है। देखते हैं कि सारा सामान तो बिखरा हुआ है और मोंटी बंदर रो रहा है बेचारा। फिर चंपा लोमड़ी उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मोंटी बंदर, घर का काम करने में कोई नौकर नहीं हो जाता है। जो जिससे आता है वो उसे काम अच्छे से करना चाहिए। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर मोंटी बंदर कहता, हाँ चंपा, तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं ब्लैकी कौवे की बात में आ गया था। फिर चंपा लोमड़ी झट से बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाती है और सब मिलकर खाते हैं। मॉरल हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई भी काम बड़ा छोटा है या हम काम करने में नौकर बन जाएंगे। हाँ, मैं नौकर थोड़े ना हूँ जो मैं ये काम करूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा मिलजुल कर अपने साथ रह के हेल्प करते हुए काम करना चाहिए और खुशी खुशी रहना चाहिए। और यहाँ पे हमारी कहानी हो गई है ख़त्म। तो अब हमारी दूसरी स्टोरी है समय की बात समय की। तो चलिए हमारी दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है। फुंटी नाम का एक लड़का था। फुंटी बहुत समझदार लड़का था। उसे अपना हर काम समय से पर करना अच्छा लगता था। उसको अच्छा लगता था कि वो अपना सारा काम टाइम पे करे। उसको ये पसंद नहीं था कि कोई भी काम वो लेट करे। समय पर स्कूल जाना,
समय पर पढ़ाई करना, समय पर खाना खाना और समय पर खेलना। वहीं फुंटी के घर के आसपास रहने वाले सभी बच्चे अपना काम समय से नहीं करते थे और सारा समय खेलते कूदते रहते थे, खूब हल्ला खूब शोर मचाते थे। हर रोज़ स्कूल भी देरी से पहुंचते थे। फुंटी अक्सर उन्हें काम समय पर करने के लिए कहता था, लेकिन फुंटी की बात कोई नहीं मानता था और उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन फुंटी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। जैसे ही खेलते खेलते 1 घंटा पूरा हुआ, फुंटी अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी उसके दोस्त उसे और खेलने के लिए रोकते हैं। अपने दोस्तों की बात सुनकर फुंटी फिर उनसे कहता है, दोस्तों, हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। और ऐसा बोलते हुए फुंटी अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी पीछे से उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, रोबोट रोबोट, सारा टाइम काम पे, रोबोट रोबोट, फुंटी तो रोबो है। और फिर ऐसा बोलते हुए अपना खेल शुरू करता है। वो अपना जो है खेल जो है शुरू कर देते हैं वो। फिर एक दिन बड़ी से गाड़ी में कुछ लोग फुंटी का घर पूछते हुए उधर आते हैं। फुंटी के घर के बाहर खेल रहे बच्चे उन्हें फुंटी का घर बताते हैं कि भाई ये है फुंटी का घर, यहाँ आप चले जाओ। साथ में वो बच्चे भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। वो पीछे पीछे जाते हैं कि फुंटी के घर में इतनी बड़ी गाड़ी क्यों आई है। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। कोट पहने हुए एक लंबा आदमी निकलता है। उस आदमी के हाथ में एक बैग होता है। आदमी के घर के अंदर जाता है। आदमी जो है फुंटी के घर के अंदर चला जाता है। फुंटी उसके सामने होता है। तभी फुंटी बोलता है, थैंक यू सर, मुझे इतना बड़ा अवार्ड देने के लिए। अवार्ड, फुंटी को अवार्ड मिला था, लेकिन किस चीज़ के लिए? क्या एक रोबोट बनने के लिए? नहीं। अपन पढ़ते हैं किस लिए उसको अवार्ड मिला। फुंटी का एक दोस्त ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, लेकिन तभी कोट पहने हुए वो आदमी बोलता है, धन्यवाद तो हमें आपको करना चाहिए। वो आदमी बोलता है, थैंक यू तो हमें आपको बोलना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा काम कर दिया। अब देखते हैं कि फुंटी ने क्या काम किया है। आपने पूरी दुनिया में सबसे छोटी उम्र में सबसे ज़्यादा चीज़ें याद रखने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आपने रिकॉर्ड बनाया है कि आप इतनी छोटी सी उम्र में सबसे ज़्यादा चीज़ याद रखे हैं। यह हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इसके बाद फुंटी को अवार्ड दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर उसके दोस्त बस फुंटी को देखते ही रह जाते हैं और उन्हें खुद को शर्म आती है। उनको खुद पे बुरा लगता है कि फुंटी को तो अवार्ड मिल गया और हम यहाँ खेलते ही रह गए। उनको शर्म आती है कि कैसे वो सब मिलकर फुंटी को चिढ़ाया करते थे। फिर फुंटी उसके पास जाता है और कहता है, दोस्तों, कुछ पाने के लिए हमें समय बहुत ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। समय की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर काम समय पर करने से हमें एक दिन इसका फ़ायदा ज़रूर होता है। हमें हमारा सा काम टाइम पे करना चाहिए। ऐसा वो अपने दोस्तों को सिखाता है। फिर यहाँ हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सारा काम समय पे करना चाहिए और हमेशा समय की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें समय का बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जो काम जिस समय का है उस काम को उसी समय करना चाहिए। अगर शाम को 6 बजे पढ़ने बैठना है तो बैठना है और शाम के 9 बजे तक पढ़ाई करनी है तो करनी है। अगर आप समय की रेस्पेक्ट करेंगे तो समय एक दिन आपको ज़रूर अवार्ड दिलवाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नई कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है इतने भले मत बन जाना साथी। इतने भले मत बन जाना। तो इस कहानी को शुरू करते हैं जब तक हम पानी पी लेते हैं।
तो कहानी शुरू होती है। एक बार एक बहुत बड़ा ढोलकपुर नाम का जंगल था। जंगल में चंपा लोमड़ी अपनी मस्ती में चल रही थी। तभी उसको खूब प्यास लगती है और वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसको थोड़ी दूर में एक कुआं दिखाई देता है। वो तुरंत कुएं के पास जाती है और देखती है कुआं तो पानी से भरा हुआ है। तो वो बढ़िया कुएं से पानी पीने लगती है गटर गटर करके, और पानी पीते उसका अचानक पैर फिसल जाता है। वो जैसे ही पैर फिसल जाता है, चंपा लोमड़ी पानी के अंदर कुएं के अंदर गिर जाती है। कुएं का पानी बहुत मीठा होता है। तो कुएं का पानी मीठा होता है तो चंपा को पानी बहुत अच्छा लगता है, और अब और आराम से पानी पीने लगती है। वो कुएं के अंदर गिर के और कुएं के अंदर ही पानी पीने लगती है। जब चंपा लोमड़ी अच्छे से पानी पी लेती है, तब अब बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि मैं बाहर कैसे निकलूं। एक बार छलांग लगाती है, 2 बार छलांग लगाती है, 3 बार छलांग लगाती है, लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पाती। वो छलांग पे छलांग लगाई जाती है, लेकिन बाहर निकलने का उसका कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। फिर भी वो निकल ही नहीं पाती है। अब उसे डर लगने लगता है कि भाई कुएं के अंदर ही रह गई तो फिर तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। अगर कुएं के बाहर नहीं निकल पाई तो अगर कुएं के बाहर नहीं निकली तो घर पे रखी हुई गरम गरम आलू टिक्की कौन खाएगा। यही सोचकर अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। तभी उसकी आवाज़ सुनकर चिंपू गधा आ जाता है। वहाँ पे एक चिंपू गधा रहता है। वो लोमड़ी की आवाज़ सुनता है और वहाँ पर आ जाता है, और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ चंपा लोमड़ी को, तुम चिल्ला क्यों रही हो, तुम कुएं के अंदर क्या कर रही हो। तो चंपा लोमड़ी कहती है, अरे चिंपू गधे भाई, बचाओ बचाओ नहीं कर रही थी मैं, कोई बचाओ बचाओ नहीं कर रही थी। मैं तो बोल रही थी कि आओ आओ तुम सभी मीठे मीठे पानी पी लो। मतलब मैं बचाओ बचाओ नहीं कर रही थी, मैं तो बस बोल रही थी कि आओ आओ मीठा मीठा पानी पियो। इस कुएं का पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा है। चंपा लोमड़ी की बात सुनकर गधा बिना कुछ सोचे समझे कुएं के अंदर कूद जाता है पानी पीने के लिए, और पानी पीने लगता है। और फिर चंपा लोमड़ी इसे कहता है, हाँ चंपा लोमड़ी तुम बिल्कुल सही कह रही थी, इस कुएं का पानी तो बहुत मीठा है, उसको तो बहुत अच्छा लगता है पानी पीकर। जब चंपू गधा अच्छे से पानी पी लेता है तो चंपा से कहता है, अच्छा चंपा अब बाहर कैसे निकलेंगे। वो बोलता है, पानी तो पी लिया, अब भाई बाहर कैसे निकलेंगे ये तो बताओ। चंपा तुरंत कहती है, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा करो, तुम कुएं की दीवार को पकड़कर खड़े हो जाओ चिंपू गधे, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगी और कुएं के बाहर निकल जाऊंगी। तुम कुएं की दीवार पकड़ के खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगी और कूद जाऊंगी बाहर। तो कहता ठीक है, और बाहर निकलते ही तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगी। जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी तुम्हें भी खींचूंगी और तुम भी बाहर निकल जाओगे। चिंपू गधा बिना कुछ सोचे समझे वहाँ लोमड़ी की बात मान लेता है। भाई लोमड़ियाँ तो बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, चालाक होती हैं, तो उसने उसको मनाया गधे को, और वो गधा उसकी बात मान भी जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, और कुएं की दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है चंपू गधा। अब चंपा लोमड़ी मुस्कुराते हुए उस पर चढ़ती है और कुएं से बाहर निकल जाती है। उसके बाहर निकलते ही चंपू गधा उससे कहता है, अरे चंपा मुझे तो बाहर निकालने का आइडिया बताओ। तभी चंपा कहती है, मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया था, मेरे खुद के निकलने का। अब तुम्हारे निकलने का कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, अब तुम अपना देखो। फिर चंपू गधा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता। वो जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां पे कोई नहीं आता, और लोमड़ी भाग जाती है। और यहाँ पे हमारा गधा वहीं पे फंसा रहता है, अब बेचारा चिल्लाता रहता है। तभी यहाँ पे हमारी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। और हमारी इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कुछ भी काम करने से पहले सोचना चाहिए।
हमें कुछ भी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, कहीं कोई अपने फ़ायदे के लिए आपका गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। और हमें हमेशा ऐसे लोगों से सतर्क भी रहना चाहिए जो हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हमारी दूसरी स्टोरी है। हमारी दूसरी स्टोरी क्या है? झगड़ालू मेढक। एक मेढक है, वो बहुत लड़ता है। तो चलो इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। फिर से ढोलकपुर जंगल है। एक बार की बात है, एक ढोलकपुर जंगल रहता है जहाँ पे एक मेढक रहता है। मेढक का नाम जो रहता है वो मैंडी रहता है। मैंडी मेढक रहता है, जो सारे मेढकों में सबसे बड़ा है, लेकिन वो बिल्कुल समझदार नहीं है। बड़ा तो है साइज में, लेकिन समझदार नहीं है। वो बस दूसरों से लड़ने का मौका ढूंढता रहता है। और उसकी इस आदत से बच्चे और आसपास के जितने भी मेंढक हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि ये जो है भाई हमेशा लड़ता ही रहता है। और मैंडी मेंढक को जैसे भी कोई अपने पास आते हुए देखता है, जैसे ही मैंडी मेंढक किसी के पास जाता है तो मैंडी मेंढक बोलता है, भागो भागो, एक झगड़ालू आ रहा है। तो उसको देखकर सारे लोग हैं वो भाग जाते हैं। पता नहीं कब शुरू हो जाएगा झगड़ना। और फिर इसी तरह मैंडी मेंढक से सब बस बचने की कोशिश करते रहते हैं कि इससे बचो, नहीं तो ये बहुत लड़ेगा किसी से भी। फिर एक दिन क्या होता है, एक बगल में मेंढक रहता है, उसके घर पे पार्टी हो रही रहती है। उसके घर में पार्टी होने का रहता है। उस मेंढक के आसपास के सभी मेंढक के घर में वो जाता है और पार्टी का निमंत्रण देता है और उन सबको पार्टी में आने के लिए बोलता है। बस मेंढी मेंढक के परिवार को छोड़कर वो सबको बुलाता है, लेकिन मेंढी मेंढक के परिवार को नहीं बुलाता है, आमंत्रण नहीं देता है। पार्टी में सभी मेंढक खूब मस्ती करते हैं और खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे थे। पकवान की खुशबू और गाने की आवाज़ से मैंडी मेंढक घर तक जा रही थी। ये जो आवाज़ है और महक है वो मैंडी मेंढक के घर तक जा रही थी। ये सब देखकर मैंडी मेंढक की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है कि वो उससे कहती है, मैंडी मेंढक को पत्नी को गुस्सा आ जाता है कि ये सब लोग तो पार्टी कर रहे हैं और पार्टी को में हमको नहीं बुलाए हैं। और अपने पति से कहती है, क्या जी, देखो तुम्हारी झगड़ालू नेचर के कारण कोई हमें पार्टी में तक नहीं बुलाता है। खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी पार्टी का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, हम मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। जाओ, अब मैं भी रात का खाना नहीं बनाऊंगी, आज खाना बाहर से ही आएगा, मेरी छुट्टी है। तो मैंडी मेंढक भाई अब क्या करें। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंडी मेंढक उठता है और ढोलकपुर के बाजार के लिए निकल जाता है और रात का खाना लाने के लिए। मैंडी मेंढक अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में होता है कि भाई मेरी पत्नी ने तो आज मेरे लिए खाना भी नहीं बनाएगी। वो अब सबसे बदला लेने की सोचता है इन्होंने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, मैं सबसे बदला लूंगा। तभी उसे सामने से शीरो सांप आता दिखाई देता है। उसको दिखता है कि भाई एक सांप आ रहा है बहुत, तो इसको मैंडी मेंढक तुरंत अपने मन में ये सोचता है, ये अच्छा है, ये अच्छा तरीका है, मैं जाकर सांप को सभी मेंढक के घर का पता बता देता हूँ। मैं जितने भी मेंढक हैं मेरे दोस्त लोग, उनका पता मैं सांप को बता देता हूँ। फिर शीरू सांप सबको एक एक कर खा लेता है। शीरू सांप क्या करता है, सबको एक एक करके खा लेता है। बड़े आए, मुझको पार्टी में नहीं बुलाया, अब सबक सिखाता हूँ सबको। और ऐसा सोचते हुए मैंडी मेंढक को तुरंत शीरू सांप के पास पहुँच जाता है। वो सोचता है कि मैं सबका घर का पता सांप को बता दूंगा और सांप सबके घर में जाकर उन सबको खा लेगा। और उससे कहता है, कैसे है शीरू जी आप शीरू जी कैसे हो आप। मैंडी मेंढक को अपने पास खड़ा देखकर सांप तुरंत कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? और अगर मैंने तुम्हें खा लिया तो? तभी मैंडी मेंढक कहता है,
जी, मुझे अकेले खा कर आपको क्या मिलेगा? मुझे अकेले खा लोगे तो क्या ही मिलेगा आपको? चलिए, मैं आज आपकी पार्टी करवाता हूँ। मैं आपकी पार्टी करवाता हूँ। मेरे घर के अगल बगल जितने भी मेंढक हैं उन्हें आप खा सकते हैं। वो सांप से कहता है, मेरे घर के आसपास बहुत सारे मेंढक रहते हैं, आप जाओ और उन सारे मेंढक को खा लो। तो शीरू सांप तुरंत कहता है, क्या कह रहे हो मेंढक? तुम मुझे अपने सभी साथी मेंढक को खाने के लिए कह रहे हो? एक बार फिर से सोच लो। मैंडी मेंढक कहता है, हाँ हाँ शीरो, जो मैंने कहा। अच्छा, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए अच्छा सोच लूं। तो फिर बहुत परेशान करते थे मुझे। वो कहता है, मेरे जितने भी दोस्त लोग थे वो मुझे बहुत परेशान करते थे, मेरी बात नहीं मानते थे। अब अच्छे से सबक सिखाता हूँ मैं उन्हें। तो फिर इसके बाद मेंढी मेंढक सांप को लेकर और अपने घर पहुंचता है। कहता है कि अब मजा आएगा जब सांप इनको सबको खा जाएगा। और फिर एक एक कर सभी मेंढक का घर बताने लगता है। वो सबका, सारे लोगों का घर का पता बता देता है। शीरू सांप धीरे धीरे, बहुत धीरे से सबके घर जाता है और एक एक करके उन्हें खा लेता है। वो सबके घर जाता है और सबको खा लेता है। जब शीरू सांप सभी मेंढक को खा लेता है, तब वो मेंढक मेंढी मेंढक के घर जाता है, मेंढी मेंढक के घर चल जाता है और उससे कहता है, वाह मेंढी मेंढक, आज तो मज़ा ही आ गया, बहुत बढ़िया पार्टी करवाई तुमने मेरी। लेकिन वो क्या है ना, मुझे एक बहुत बुरी आदत है। जब मैं कुछ ज़्यादा खा लेता हूँ तो मुझे और भूख लगने लगती है। जब मैं ज़्यादा खा लेता हूँ तो मेरी भूख और बढ़ जाती है, तो मुझे और भूख लग रही है। वो कहता, मुझे और ज़्यादा भूख लग रही है। वैसे अब तुम्हारे परिवार के सिवा और कोई मेंढक भी नहीं बचा है जिसे मैं खा सकूं। वो अब मेंढक जो है डर जाता है और सांप कहता है कि अब तो कोई बचा नहीं है, तो अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है। तो अब क्या होता है दोस्तों, मेंढी मेंढक यह सब सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और शीरू सांप से झगड़ने लगता है। झगड़ के कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम हमें खाओगे? एक तो मैंने तुम्हारी पार्टी करवाई और अपने सभी मेंढक को खाने दिया, और तुम हो कि हमें शुक्रिया करने के बदले उल्टा हमें ही खाना चाहते हो। बोलता है कि तुम, हमें थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन थैंक यू बोलने की की जगह तुम हमें ही खाना चाहते हो। मैंडी ये सब बोल ही रहा था, तभी उसकी पत्नी पीछे से कहती है, अजी देखो, अपने आपने कितनी बार मना किया था, किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप किसी से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, थोड़ा अपने गुस्से पे काबू रखा करो। लेकिन नहीं, हमें सभी साथी को ये शीरू खा जाएगा। हमारे सारे सभी साथियों को ये शीरू खा गया है, इसलिए आप झगड़ा मत किया करो। अब हमारी बारी है। आप अगर गुस्सा नहीं करते और अपने साथियों का पता शीरू को नहीं देते, तो आज ये हमको नहीं खाता और हमारे सारे दोस्तों को खा लिया, और अब ये हमको खाने के लिए बोल रहा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंडी कुछ कहता भी तो शीरू सांप आ जाता और एक एक कर के मैंडी उसकी पत्नी और उसके बच्चों को खा लेता। अगर वो रिप्लाई में कुछ जवाब देता तो वो फटाक से उसके घर में जाके खा लेता और उसकी पत्नी बच्चे सबको खा लेता, और फिर इस तरह से उस जगह से सभी मेंढक खत्म हो जाते हैं। वो जो है उसके, जैसे ही उसकी पत्नी की आवाज़ आती तो सांप को पता चल जाता यहीं पे रहता है मैंडी मेंढक, और उसके पत्नी बच्चों सबको खा लेता है ना। अब इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अपने ही लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है। हमेशा सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें गुस्सा काबू रखना चाहिए। लड़ाई तो हो जाती है, लेकिन हमें हमारे गुस्से पे काबू रखना चाहिए। ठीक है।
तो हमारी दूसरी कहानी है तुमसे ना हो पाएगा। कहानी का नाम बड़ा अच्छा है, तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन सब कुछ करेंगे हम। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार ढोलकपुर जंगल में चिंका मिंका आपस में खेल रहे थे। चिंका मिंका आप जानते हैं, शेर, रुस्तम शेर के बच्चे हैं चिंका और मिंका। तभी वहाँ पे रुस्तम शेर और रूपा शेरनी आ जाते हैं। दोनों बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखते हैं और वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इसी तरह एक साथ दोनों बच्चे बहुत कम ही खेलते हुए नजर आते हैं। ज़्यादातर समय चिंका और मिंका आपस में लड़ते ही रहते हैं। तभी रुस्तम शेर, अरे मेरे प्यारे बच्चों चिंका और मिंका, खेलते खेलते आपस में लड़ने मत लगना। अभी तो साथ में खेल रहे हो, फिर लड़ने मत लगना। बच्चे यही करते हैं, साथ में खेलते हैं और लड़ने लगते हैं। और मिंका, तुम अपने बड़े भाई को ज़्यादा परेशान मत करना। चिंका बड़ा है, मिंका छोटा है। ऐसा बोलकर रुस्तम शेर और रूपा शेरनी वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते रूपा शेरनी बोलती है, अच्छा बच्चों, ज़्यादा समय मत लगाना, खेलने के बाद जल्दी आ जाना। चिंका मिंका रूपा शेरनी को बोलते हैं, हाँ मम्मा ठीक है, हम जल्दी आ जाएंगे। तभी फिर से वो लोग खेलना शुरू कर देते हैं। और तभी चिंका इतनी तेज से गेंद मारता है कि गेंद जाकर एक कुएं में जा गिरती है। वो मिंका इतनी जोर से मारता है कि जो गेंद है वो कुएं के अंदर जाके गिर गई। अरे, तभी मिंका कहता है, भैया गेंद तो कुएं में गिर गई, अब क्या करेंगे हम। तभी मिंका बोलता है, तुम परेशान मत हो, अभी जाकर मैं निकालता हूँ। और ऐसे बोलते ही चिंका कुएं से गेंद निकालने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो कुएं में गिर जाता है। बड़े भाई मिंका के कुएं में गिरते ही मिंका जोर जोर से चिल्लाने लगता है, भाई भाई बचाओ, मेरे भाई को बचाओ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे बचा पाऊंगा। अपने भाई को कोई तो आओ। वो चिल्लाने लगता है जोर जोर से, मेरे भाई को बचाओ, मेरे भाई को बचाओ, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं अपने भाई को कैसे बचाऊंगा। आप लोग आओ और मेरी हेल्प करो, मेरे भाई को बचाओ। लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं होता जो कि चिंका को बचा सके। तो फिर तभी चिंका को एक रस्सी दिखाई देती है। वो दौड़ता है और दौड़कर वहाँ पास में चला जाता है और रस्सी उठा लेता है। फिर कुएं में फेंक देता है। रस्सी उठाता है, एक छोरा खुद पकड़ता है, एक छोर, और दूसरा छोर जो है वो कुएं के अंदर फेंक देता है। बोलता है, भाई इस रस्सी को जोर से पकड़ लेना, मैं तुमको बाहर से खींचूंगा। फिर चिंका रस्सी को पकड़ता है और मिंका बाहर से रस्सी खींचना शुरू करता है। अब क्योंकि चिंका बड़ा था और भारी होता है, लेकिन छोटे से मिंका से खूब मेहनत, खूब ताकत लगानी पड़ती है। चिंका जो है बड़ा और भारी रहता है और मिंका छोटा बच्चा रहता है, तो उसको खींचने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन वो बिना कुछ सोचे बस अपनी पूरी ताकत भाई चिंका को बचाने के लिए लगा देता है। तभी मिंका और जोर से रस्सी बाहर की ओर खींचता है और जिसे पकड़कर मिंका बाहर आ जाता है। तो बहुत जोर से जो चिंका है अपने भाई को मिंका जो है रस्सी पकड़ लेता है और मिंका जो है बाहर निकल के आता है। ठीक है, कुएं से बाहर निकलते ही चिंका तुरंत मिंका को अपने गले से लगा लेता है और उसे पकड़कर जोर जोर से रोते ही हुए बोलता है, मेरे छोटे भाई, तुमने आज मुझे बचा लिया। तुम तो मुझसे कितने छोटे हो और तुम तो इतने ताकत आई कहाँ से, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई, तुम तो इतने छोटे हो, फिर भी तुमने इतनी ताकत कहाँ से दिखा ली। तभी मिंका बोलता है, भाई मेरे पास ताकत कहाँ से आई ये तो मुझे नहीं पता, कहाँ से ताकत आई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं अच्छे से समझ गया, अगर आपके पास कोई बोले कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, अगर आपके पास कोई आता है और बोलता है ये आपसे नहीं हो पाएगा, तो मैं कभी उसकी बात नहीं मानूंगा। अगर कोई मेरे पास आता है बोलता है तुम नहीं कर पाओगे, तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, समझे।
भाई ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। इसके बाद दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर घर पहुंच जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी काम असंभव नहीं है, हम सारा काम कर सकते हैं। कोई भी आकर बोले तुम ये नहीं कर सकते तो उसकी बात मत मानो, आप कर सकते हैं। बस हमें करने का तरीका पता होना चाहिए और हमारे अंदर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तो हम सारे काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी शुरू खत्म हुई बच्चों, और मेरे चैनल को आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इसी तरह आपको अगर डेली कहानी सुननी है तो मेरे चैनल में डेली विजिट करें। और अब हम दूसरी कहानी कल शुरू करेंगे, है ना। और आप लोग के एक और बात बता दूं, आज हमने कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी हैं, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं आज हमने कौन कौन सी कहानी पढ़ी है। हमने कहानी पढ़ी है बुरे काम का बुरा नतीजा, जिसमें एक लोमड़ी थी और वो खरगोश के घर पे हमला कर देती है, उसके का घर ले लेती है। तो फिर इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली थी कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, इसलिए हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए। समझ गए। और फिर हमारी ये दूसरी कहानी है चूंकुए कछुए की बहन से लड़ाई। इस पे चिंकू कछुए की जान उसकी छोटी बहन बचाती है लोमड़ी से। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने काम पे अपना ही एक काम आता है बुरे वक्त पे। और हमारी दूसरी कहानी है माँ की डांट। माँ की डांट, जिसमें शेर के 2 बच्चे रहते हैं, रुक्षम शेर के, चिंकू और मिंकू, और मम्मी हमेशा डांटती रहती है। फिर पापा समझाते हैं कि हमें चिंटू बंदर जैसा नहीं बनना है और मम्मी की बात हमेशा माननी है। समझ गए आप लोग। तो आप लोग कभी आपकी मम्मी की बात माननी है। घमंडी सांप और चींटी। इसमें घमंडी सांप मोटा हो जाता है और घर के लोगों के घर में कब्जा करने की सोचता है। तभी जो हमारी सोना चींटी है वो अपनी बुद्धि लगा के अपने घर को बचा लेती है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है, हमको सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, जैसे चींटी लोग रहीं और उन्होंने सांप को भगा दिया, बोला कि हम तुम्हें काट खाएंगे, और सांप बेचारा चला गया। और कभी भी हमें दूसरों के घर पे हमला नहीं करना चाहिए, कब्जा नहीं करना चाहिए। और हमारी दूसरी कहानी है अपना अपना काम, जिसमें हाथी, चंपा, लोमड़ी और बंदर साथ में रहते हैं और सभी अपना काम करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए। और दूसरी कहानी है समय की बात। समय की बात, इसमें 2 भाई बहन रहते हैं और उसमें से जो भाई रहता है वो बहुत इंटेलिजेंट रहता है और वो रोबोट की तरह समय का ध्यान रखता है और उसको पुरस्कार मिलता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें सारा अपना काम टाइम पे करना चाहिए। हमें हमारा काम टाइम पे करने से हमको आगे तरक्की मिलती है। और हमारी दूसरी कहानी है, तीसरी कहानी है इतना भी भला मत करो। इस पे गधा जो है कुएं में कूद जाता है और लोमड़ी गधे के ऊपर से निकल आती है और गधा बेचारा वहीं फंसा रह जाता है। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिली थी कि ऐसा ना हो कि कोई हमारा मिसयूज़ कर ले, हमारा गलत फ़ायदा उठा ले। हमारी चौथी कहानी है झगड़ालू मेढक। ये मेढक हमेशा लड़ता रहता है और अपने ही लोगों का घर का पता बता देता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए और झगड़ा हो भी जाए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुसीबत हमारे ऊपर ही आ जाती है। और हमारी लास्ट कहानी थी तुमसे ना हो पाएगा। वो कहानी थी कि हमें ये नहीं विश्वास करना चाहिए कि हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम सारा काम कर सकते हैं, हमसे सब कुछ आ सकता है। इसलिए आज की यही वीडियो ख़त्म करते हैं और आप लोग लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए भाई लाइक कर दो यार, लाइक करो, लाइक। बाय बाय।